हेलो दोस्तों, आज हम करते हैं चैप्टर 9 सीआरपीसी का चैप्टर 9। ये है 125 से 128 तक। तो इसमें है पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के बारे में बताया गया है। तो इसमें पहला सेक्शन है 125। 125 कहता है पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। तो ये कह रहा पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। कह रहा पहला क्लॉज कहता है यदि पर्याप्त साधन वाला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है या अपनी धर्मज अवयस्क संतान का, चाहे वो विवाहित हो या ना हो, भरण पोषण करने में असमर्थ है। फिर थर्ड दे रखा है अपनी धर्मज या अधर्मज संतान जो विवाहित पुत्री नहीं है, जिसने अवयस्क प्राप्त कर ली है, वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहाँ ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असमानता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है या अपने पिता माता का भरण पोषण करने में असमर्थ है, भरण पोषण करने की अपेक्षा करता है। तो कह रहा है तब जब वो भरण पोषण करने की अपेक्षा करता है तब प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा या इनकार के साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान माता पिता का भरण पोषण करे। ऐसी मासिक दर पर जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे मासिक भत्ता दे और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसे वह संदाय करने के लिए समय समय पर निर्देश करे मजिस्ट्रेट। ये कह रहा है पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति का दायित्व होता है कि पत्नी का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, अवयस्क धर्मज या धर्मज संतान, चाहे वो विवाहित हो या ना हो, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। फिर तीसरा बताता है वयस्क धर्मज या अधर्मज संतान जो शारीरिक या मानसिक रूप से भरण पोषण करने में असमर्थ है। ठीक है, इसमें विवाहित पुत्री नहीं आएगी। फिर है माता पिता जो भरण पोषण करने में असमर्थ है, इनका सबका भरण पोषण ना करेगा। अगर इनका भरण पोषण नहीं करेगा तो क्या करेगा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जितना उचित समझे उतना भरण पोषण कराने का आदेश दे सकता है कि आपको इनका भरण पोषण करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे बताता है बता रहा है यदि अवयस्क पुत्री विवाहित है तथा पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है तो पिता को वयस्क होने तक उसका भरण पोषण करना होगा। अगर कोई लड़की है जिसका पति उसका भरण पोषण करने में असमर्थ है तो उसके पिता को दायित्व होगा कि उसका भरण पोषण करे जब तक वो वयस्क ना हो जाए। फिर है पत्नी में तलाकशुदा पत्नी आएगी। ठीक है, पत्नी में तलाकशुदा पत्नी आएगी। फिर है जो ये भर्ते का आदेश है, तो ये कह रहा इस लास्ट आगे का प्रोविजो कह रहा है अंतिम भरण पोषण सूचना तामील हो जाने के 60 दिन के भीतर आदेशित किया जाएगा। कब किया जाएगा? ये कह रहा है अंतरिम भरण पोषण सूचना तामील हो जाने के 60 दिन के भीतर आदेशित किया जाएगा। यदि पत्नी साथ रहने से इनकार कर देती है, फिर नीचे बताया गया अगर पत्नी साथ रहने से इनकार कर रही है तो फिर उसे भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। पर अगर पति अन्य स्त्री को विवाह करके ले आया है या रखता है या आपसी सहमति से अलग हो तो भरण पोषण उसे क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा पत्नी को। ठीक है, तो वो साथ रहने के लिए बाध्य नहीं है। और कितने दिन के अंदर देना पड़ेगा भरण पोषण? तो ये कह रहा है अंतिम भरण पोषण सूचना तामील हो जाने के 60 दिन के भीतर आदेशित किया जाएगा। फिर है आगे सेक्शन। अब आ जाते हैं हम 126 पे प्रोसीडिंग आ जाती है। ये कह रहा है किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 125 के अधीन कार्रवाई किसी ऐसे जिले में की जाती है जहाँ वह है अथवा जहाँ वह उसकी पत्नी निवास करती है, जहाँ उसने अंतिम बार यथास्थिति अपनी पत्नी के साथ अधर्मज संतान की माता के साथ निवास किया है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? फिर कह रहा है ऐसी कार्रवाई में सब साक्ष्य ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जिसके विरुद्ध भरण पोषण का संदाय आदेश देने की प्रस्तावना है अथवा
जब उसकी व्यक्तिगत हाजिरी अभिमुक्ति दे दी जाए तो प्लीडर की उपस्थिति में दिया जाएगा। तो ये कह रहा है भरण पोषण की कार्रवाई उस स्थान पर की जा सके जहाँ वह पत्नी निवास कर रही है, उसकी पत्नी निवास करती है या वह व्यक्ति निवास करता है जिसको देना है भरण पोषण। और तीसरा कह रहा है जहाँ उसने अंतिम बार अपनी धर्मज या अधर्मज संतान की माता के साथ उसने निवास किया है, वहाँ 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 देना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ प्रोसीडिंग चलेगी। फिर कह रहा है यदि अगर उसे जिस व्यक्ति को भरण पोषण देना है अगर वो उपस्थित नहीं होता है, ठीक, अगर उसे अवमुक्ति दे दी गई है तो उसका प्लीडर उपस्थित हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड कह रहा है, इसका आगे के प्रोविजो कह रहा है अगर वो उपस्थित नहीं होता है, अगर न्यायालय को लग रहा है कि वो उपेक्षा कर रहा है उपस्थित होने में, तो फिर न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय फिर एक पक्षीय डिग्री दे देगा, एक पक्षीय डिग्री सुना देगा कि भैया अगर नहीं आ रहा तो क्या करेगा, वो एक पक्षीय डिग्री कर देगा। तो 126 में दे रखी है प्रोसीडिंग 125 की। तो इसमें कह रहा है भरण पोषण की कार्रवाई उस स्थान पे की जा सकेगी जहाँ वह व्यक्ति निवास करता है या फिर उसकी पत्नी निवास करती है या जहाँ उसने अंतिम बार अपनी पत्नी या धर्मस्थ शिशु की माता के साथ निवास किया हो, वहाँ कर सकता है, वहाँ हो सकती है प्रोसीडिंग। ठीक है, फिर आगे बता रहा है अगर वो व्यक्ति आने के लिए, अगर उसे कोर्ट में उपस्थित होने के लिए अगर अभिमुक्ति दे दी गई है तो उसका प्लीडर उपस्थित हो सकता है। ठीक है, फिर आगे है यदि व्यक्ति जानबूझकर न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो फिर एक पक्षीय ऑर्डर कर दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं 126 कह रहा है भर्ती में परिवर्तन। अब ये भरण पोषण की राशि में परिवर्तन के बारे में कह रहा है। तो इसमें पहला क्लॉज कहता है धारा 125 के अधीन भरण पोषण या अंतिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता पाने वाले या यथास्थिति अंतिम अपनी पत्नी संतान पिता या माता के भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता देने के लिए उसी धारा के अधीन आदिष्ट किसी व्यक्ति की परिस्थितियां में तब्दीली साबित हो जाने पर मजिस्ट्रेट यथास्थिति भरण पोषण की राशि में परिवर्तन कर सकेगा। ये कह रहा है पत्नी संतान या माता पिता की परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर उनके भरण पोषण में भी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है सेकंड क्लॉज में ये जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि धारा 125 के अधीन दिया गया कोई आदेश किसी सक्षम सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय के परिणामस्वरूप रद्द या परिवर्तन किया जाना चाहिए, वहाँ वह आदेश को रद्द कर देगा। अगर न्यायालय को लग रहा है कि कोई आदेश भरण पोषण का कर दिया था जो 125 में, उसे रद्द कर देना चाहिए तो क्या करेगा, न्यायालय रद्द कर देगा। ये कह रहा है क्लॉज सेकंड में। अब आगे कह रहा है 125 की क्लॉज थर्ड में कह रहा है जहाँ 127 की क्लॉज थर्ड में कह रहा है जहाँ धारा 125 के अधीन कोई आदेश ऐसी स्त्री के पक्ष में दिया गया है जिसने पति ने उससे विवाह विच्छेदन कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है, वहाँ यदि मजिस्ट्रेट को समाधान हो जाता है कि उस जो वो लेडीज है उसने क्या कर लिया, उसने पुनर्विवाह कर लिया है। ठीक है, पुनर्विवाह कर लिया है तो न्यायालय क्या करेगा, उसका भरण पोषण का आदेश को रद्द कर देगा। इसके आगे बता रहा है यदि स्त्री ने रूढ़ि के अनुसार कोई राशि प्राप्त कर ली है, ठीक है, उसने कोई राशि है वो ले ली है तो फिर उसका क्या कर जाएगा, भरण पोषण रद्द कर दिया जाएगा ऑर्डर। फिर आगे है कि कोई स्त्री जो जागरूकता की दशा में रह रही है तो न्यायालय भरण पोषण में परिवर्तन या रद्द कर सकता है। तो फिर क्या कर सकता है, न्यायालय भरण पोषण रद्द कर सकता है। ठीक है, समाप्त कर देगा। तो ये 127 कह रहा है कि पत्नी संतान या माता पिता की परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर क्या कर दिया जाएगा, भरण पोषण का ऑर्डर को परिवर्तित कर दिया जाएगा। यदि पत्नी ने पुनर्विवाह कर लिया है तो भी रद्द कर दिया जाएगा। यदि पत्नी ने रूढ़ि के अनुसार कोई इकट्ठी धनराशि ले ली है तो भी कर दिया जाएगा। यदि किसी स्त्री ने स्वेच्छा से त्याग कर दिया है तब भी कर दिया जाएगा। ठीक है, रद्द कर दिया जाएगा भरण पोषण का ऑर्डर। फिर आगे कह रहा है कोई स्त्री जागरूकता की दिशा में रह रही है तो न्यायालय भरण पोषण में परिवर्तन कर सकता है और रद्द भी कर देगा। तो क्या करेगा, परिवर्तन करके रद्द कर देगा। अब आ जाते हैं 128 पे। 128 कह रहा है भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन। अभी कह रहा है इसका प्रवर्तन कैसे कराया जाएगा, भरण पोषण का जो ऑर्डर है। तो ये कह रहा है यथास्थिति भरण पोषण या अंतिम भरण पोषण और कार्रवाई के व्ययों के आदेश की प्रति उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में वह दिया गया है या उसके संरक्षक को यदि कोई हो या उस व्यक्ति को जिसे यथास्थिति
भरण पोषण के लिए भत्ता या अंतिम भरण पोषण के लिए भत्ता और कार्रवाई के लिए व्यय दिया जाना है, निःशुल्क दी जाएगी। और ऐसे आदेश के प्रवर्तन किसी ऐसे स्थान पर जहाँ वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया था किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पक्षकारों की पहचान के बारे में और यथास्थिति देय भत्ते और व्ययों के न दिए जाने के बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाने पर किया जा सकता है। ये कह रहा है 129, जिसके पक्ष में भरण पोषण का आदेश हुआ है उसे आदेश की प्रति निःशुल्क दी जाएगी। ठीक है, फिर आगे जहाँ व्यक्ति रहता है वह ऐसे आदेश का प्रवर्तन वहीं करा सकता है, जहाँ वो रह रहा है वहीं उसके आदेश का प्रवर्तन कराया जाएगा। फिर आगे कह रहा है और जो ऑर्डर में जो धनराशि है वो ऐसे वसूल की जाएगी जैसे जुर्माने की धनराशि वसूल की जाती है। जैसे CRPC के सेक्शन 421 में जुर्माने की राशि वसूल की जाती है, वैसे ये वसूल किया जाएगा। अब आ जाते हैं हम आगे। अब आ जाते हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 बताता है लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना, तो इसमें आ जाते हैं। तो इसका पहला सेक्शन कहता है, इसमें 129 से 148 तक सेक्शन है। अब आ जाते 129 पर। 129 कह रहा है सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर कराना। पहला क्लॉज कह रहा है इसका कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या ऐसे भार साधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उप निरीक्षक से पंक्ति के अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी किसी विधि विरुद्ध जमाव कोई जहाँ 5 या अधिक व्यक्ति के किसी ऐसे जमाव को जिसकी लोक शांति विक्षिप्त होने की संभावना है तितर बितर होने का आदेश दे सकता है, और तब ऐसे जमाव के सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो तितर बितर हो जाए। तो इसका पहला क्लॉज ये कह रहा है कि कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या उप निरीक्षक पंक्ति का कोई व्यक्ति विरुद्ध जमाव को बिखरने का आदेश दे सकता है, पहले क्लॉज में कह दिया। दूसरे में ये कह रहा है कि यदि ऐसा समादेश दिए जाने पर कोई ऐसा जमाव तितर बितर नहीं होता है या ऐसे समादेश हुए बिना हुआ इस प्रकार से आचरण करता है कि जिससे तितर बितर न होने का निश्चय दर्दित हो। ठीक है, तो फिर क्या करेगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तो कह रहा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस जमाव को बल द्वारा तितर बितर करने की कार्रवाई कर सकता है, और किसी पुरुष से जो सशक्त बल का अधिकारी या सदस्य नहीं है और उस नाते कार्य नहीं कर रहा है ऐसे जमाव को तितर बितर करने के प्रयोजन के लिए, और यदि आवश्यक समझे तो उन व्यक्तियों को जिसे सम्मिलित हैं इसलिए गिरफ्तार की प्रवृत्ति करने के लिए ऐसा जमाव को तितर बितर किया जा सके या उन्हें विधि के अनुसार दंड दिया जा सके, उपेक्षा कर सकेगा या सहायता की उपेक्षा कर सकेगा। तो दूसरा क्लॉज ये कह रहा है कि अगर तितर बितर का ऑर्डर दे दिया है फिर भी क्या कर रहे हैं वो तितर बितर नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या करेगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तो उन्हें बिखरेंगे तो कह रहा है तो फिर क्या करेगा, तो फिर कह रहा है ना बिखरने पर जमाव के सदस्यों को गिरफ्तार करा सकता है। ठीक है, सशक्त गिरफ्तार करा सकता है और दंड दिया जा सकता है। ठीक है, उन्हें दंड भी दिया जाएगा। तो इसमें पहला क्लॉज क्या कह रहा है, पहला क्लॉज कह रहा है कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का या भार साधक या उप निरीक्षक पंक्ति का कोई व्यक्ति विरुद्ध जमाव को बिखरने का आदेश दे सकता है। उन्हें लग रहा है कोई विरुद्ध जमाव है तो क्या कर सकते हैं विरुद्ध जमाव को बिखरने का ऑर्डर दे सकता है। दूसरा ये कह रहा है क्लॉज कि उनके ऑर्डर देने पर भी तितर बितर नहीं हो रहा है विरुद्ध जमाव, तो क्या करेगा वो उन्हें गिरफ्तार भी करा सकता है और दंड भी दे सकता है। अब आ जाते हैं हम 130 पे। ये कह रहा है जमाव को तितर बितर करने के लिए सशक्त बल का प्रयोग। अब ये कह रहा है कोई जमाव को तितर बितर करने के लिए सशक्त बल का प्रयोग किया जाएगा। तो पहला क्लॉज कह रहा है यदि कोई ऐसा जमाव तितर बितर अन्यथा तितर बितर नहीं किया जा सकता है और यदि लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि तितर बितर किया जाए उच्चतम पंक्ति का कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो सशक्त बल द्वारा उसे तितर बितर करा सकता है। तो ये कह रहा है पहला क्लॉज यह धारा 129 के अनुसार जमाव तितर बितर ना हो रहा हो तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट सशक्त बल द्वारा उसे तितर बितर करा सकता है, पहले क्लॉज में कह रहा है। दूसरे क्लॉज में ये कह रहा है ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी से जो सशक्त बल के व्यक्तियों की ऐसी टुकड़ी का समादेश कर रहा है या अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने समादेश सशक्त बल की मदद से जमाव को तितर बितर करे,
और उसमें सम्मिलित ऐसे व्यक्तियों को जिनके बाबत मजिस्ट्रेट निर्देश दे या उन्हें जमाव को तितर-बितर करने की विधि के अनुसार दंड के लिए गिरफ्तार और परिरुद्ध करे। अभी कह रहा है यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट नहीं है तो कोई आयुक्त या अधिकारी तितर-बितर को क्या करेगा, वो विधि विरुद्ध जमाव को तितर-बितर करे और उसे गिरफ्तार करे। और लास्ट कह रहा है सशक्त बल का प्रत्येक ऐसा अधिकारी ऐसी अध्यादेश का पालन ऐसी रीत से करेगा जैसे वह ठीक समझे, किंतु ऐसा करने में केवल इतने ही बल का प्रयोग करेगा जितना उचित हो। ठीक है, कितने बल का प्रयोग करेगा, जितना आवश्यक हो, अनाधिक का नहीं करेगा। तो ये हो गया 130। तो 130 में क्या कह रहा है, यह धारा 129 के अनुसार जमाव तितर-बितर ना हो रहा हो तो क्या करेगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सशक्त बल का प्रयोग करके जमाव को तितर-बितर कराएगा। दूसरे में ये कह रहा है यदि कार्यपालक नहीं है तो कोई आयुक्त अधिकारी तितर-बितर करने के आदेश दे सकेगा और गिरफ्तारी भी करा सकेगा। ठीक है, तीसरे में ये कह रहा है कि कितने बल का प्रयोग किया जाएगा जमाव को तितर-बितर करने के लिए, तो कह रहा है जितना आवश्यक हो, अनाधिक का नहीं। अब आ जाते 131 पर। तो 131 कह रहा है जमाव को तितर-बितर करने की सशक्त बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति। तो कह रहा है जब कोई ऐसा जमाव लोक सुरक्षा को स्पष्टतः संकट उत्पन्न कर देता है और ये किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तब सशक्त बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी ऐसे जमाव को अपने समादेश से सशक्त बल की मदद से तितर-बितर कर सकता है। ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को जो उसने सम्मिलित हों ऐसे जमाव को तितर-बितर करने के लिए, इसीलिए कि उन्हें विधि के अनुसार दंड दिया जा सके, गिरफ्तार कर सकता है, परिरुद्ध कर सकता है। किंतु यदि ऐसे समय पर जब इस धारा के अधीन कार्य कर रहा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क हो जाता है तो वह ऐसा करने के तुरंत इस बारे में वह ऐसी कार्रवाई चालू रखे या ना रखे, मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार कार्य करेगा। तो ये 131 ये कह रहा है कि अगर कोई सशक्त बल का अधिकारी है, उसे लगता है कि कहीं संकट विधि विरुद्ध जमाव से संकट उत्पन्न हो सकता है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेगा, वो जमाव को तितर-बितर कराएगा और गिरफ्तार भी कर सकता है लोगों को। और जब मजिस्ट्रेट फिर क्या करेगा, फिर वो मजिस्ट्रेट से संपर्क करेगा। अगर मजिस्ट्रेट से संपर्क हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, मजिस्ट्रेट से आगे क्या करना चाहिए उसकी अनुमति लेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं 132 पे। 132 कह रहा है पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन का संरक्षण। तो ये कह रहा है अगर कोई अधिकारी 129 या 130 या 131 के अधीन कोई कार्रवाई करता है तो उसके लिए दंड वगैरह नहीं दिया जाएगा, कब तक, जब तक सरकार की अनुमति के बिना बाद नहीं लाया जाएगा और ना ही उन्हें कोई दंड दिया जाएगा। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है सशक्त बल के सदस्यों के विरुद्ध सरकार की अनुमति के बिना कोई वाद नहीं लाया जाएगा। अब आ जाते हैं न्यूसेंस 133। न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। ये कह रहा है कोई जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट राज्य सरकार द्वारा विशेष से नियुक्त सशक्त कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट पर या इंतला पर ऐसा साक्ष्य लेने पर जैसा वह ठीक समझे यह विचार है कि किसी लोक स्थान पर, मार्ग पर, जल संधि पर विधिपूर्वक उपयोग लाई जाती है या लाई जा सकती है तो विधि विरुद्ध बाधा को न्यूसेंस हटाया जाना चाहिए। ऐसा क्या दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है। तो ये कह रहा है न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश में ये कह रहा है 133 में तो कोई जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य से नियुक्त कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट सूचना मिलने पर किसी स्थान, नदी, मार्ग आदि में उत्पन्न बाधा या रुकावट। फिर सेकंड में कह रहा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, व्यापार या आजीविका कोई हो रही है तो उसके लिए। फिर आगे कह रहा है किसी निर्माण आदि से उत्पन्न समस्या के लिए। फिर है कोई भवन है, तम्बू है या वृक्ष है जो गिर सकता है, ठीक है, जिससे जन हानि हो सकती है। फिर आगे है लोक मार्ग, कोई लोक मार्ग पर उत्पन्न हुई बाधा को हटाने के लिए। फिर आगे कोई भयानक जीव जंतु है उसके लिए, उसे नष्ट करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए कोई भयानक जीव जंतु को नष्ट, परिरुद्ध या उसके अन्यथा बयान किया जाना चाहिए, इसके लिए।
वो तो क्या कर सकता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, वहाँ आदेश दे सकता है न्यूसेंस हटाने का। और उसे लग रहा है इससे न्यूसेंस पैदा हो रहा है तो क्या कर सकता है, वो ऑर्डर दे सकता है न्यूसेंस को हटाने के लिए, बाधा को हटाने के लिए। क्या तो कब कब दे सकता है कोई, तो ये कह रहा है पूरा सेक्शन मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कोई जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इसी उद्देश्य से नियुक्त किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना मिलने पर और उसे लगता है कि ऐसा करना ठीक है तो क्या कर सकता है कि उसे लगता है कि किसी स्थान पर नदी मार्ग पर आज से उत्पन्न कोई बाधा रुकावट हो रही है, या स्वास्थ्य के लिए कोई हानिकारक व्यापार या उपजीविका कर रहा है, या किसी निर्माण आज से उत्पन्न समस्या हो सकती है या हो रही है, फिर आ गया कोई तम्बू भवन वृक्ष जो गिर सकता है जिससे जनहानि हो सकती है, या फिर आगे किसी लोक मार्ग पर कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, या कोई भयानक जीव जंतु है जो परिरोध या नष्ट करना जरूरी है, तो उसके लिए क्या कर सकता है, न्यूसेंस हटाने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है। ये कह रहा है हमारा सेक्शन 133। अब आ जाते हैं 134। 134 कह रहा है आदेश की तामील की अधिसूचना। आदेश की तामील की अधिसूचना, तो ये कह रहा है आदेश की तामील उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध वह किया गया है यदि साध्य हो तो उस रीत से की जाएगी जैसे संबंध मामले की जा सकती है। तो तामील कैसे होगी, जैसे होगी जैसे संबंध मामले की होती है, पहले में कह दिया। दूसरे में कह रहा है जिसके, फिर कह रहा है यदि ऐसे आदेश की तामील उस प्रकार से नहीं की जा सकती तो कैसे करेंगे, तो अधिसूचना से की जाएगी, ठीक है। और जो चस्पा होता है ना उसके जो जहाँ वो रहता है तो उसे सदृश स्थान पे चस्पा करके की जाएगी, चिपका कर, ठीक है, वहाँ की जाएगी, ये कह रहा है। कैसे की जाएगी, चस्पा कर कर की जाएगी, ठीक है। तो ये गया 134। पहले में कह दिया संबंध मामले की होती है वैसे की जाएगी, अब वैसे हो नहीं सकती है, हो नहीं पा रही है, ठीक है। तो सेकंड क्लॉज कहता है अधिसूचना कर कर की जाएगी या चस्पा करके करा सकते हैं आप। अब आगे आ जाते हैं 133। जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करने का कार्य दर्शित करेगा। ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 139 में। 139 पूछा जाता है, ये कह रहा है स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने की, विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। ये कह रहा है कोई, ये स्थानीय जांच के बारे में निर्देश देने की शक्ति के बारे में है, इसमें स्थानीय इन्वेस्टिगेशन के लिए पावर दे रखी है, मतलब शक्ति है। तो ये कह रहा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट स्थानीय अन्वेषण या निरीक्षण करने के लिए विशेषज्ञों की परीक्षा के लिए आदेश दे सकता है। क्या कर सकता है, अगर उसे लग रहा है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को स्थानीय अन्वेषण या निरीक्षण करना चाहिए, या उसे लग रहा है विशेषज्ञ की परीक्षा के लिए आदेश देना चाहिए, तो वो दे सकता है। अब आ जाते हैं 143 में। 143 कह रहा है मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। तो अब यह ये कह रहा है कोई मजिस्ट्रेट है, कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह भारतीय दंड संहिता में या किसी अन्य विशेष स्थानीय विधि में यथा परिभाषित कोई लोक न्यूसेंस ना तो करे और ना उसकी पुनरावृत्ति करे, मतलब ना तो चालू रखे और ना उसे दोबारा करे, इसका ऑर्डर दे सकता है 143 में। तो क्या कह सकता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तो ये कह रहा है कौन कौन कह सकता है, तो ये कह रहा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, हाँ, तो ये इस धारा के अनुसार मजिस्ट्रेट न्यूसेंस की पुनरावृत्ति उसे चालू रखने के लिए प्रतिषेध कर सकता है कि वो पुनरावृत्ति भी ना करे और उसे चालू भी ना रखे। अब जाते हैं 144 पे। 144 कह रहा है न्यूसेंस या आंशिक खतरे के अर्जेंट मामले को आदेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। अगर कोई मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि अर्जेंट ही उसे ऑर्डर देना चाहिए तब, तो कह रहा वो जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा सशक्त कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट की, अगर उसे लग रहा है सशक्त कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय है
कि यदि उसे शीघ्र निवारण ना किया जाए और शीघ्र निवारण नहीं किया गया तो क्या होगा, तो उसे ज़्यादा हानि हो सकती है। तो क्या कर सकता है ऐसा मजिस्ट्रेट, ऑर्डर दे सकता है शीघ्र निवारण के लिए, अर्जेंट मामले के लिए। ऑर्डर दे सकता है अर्जेंट मामले के निवारण के लिए। ठीक है, मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि व्यवस्था बनाई जाए जिससे बाधा, क्षोभ, क्षति, मानव जीवन को क्षति, बलवा या दंगे का निवारण हो सके। अगर लग रहा है कि अगर इसकी तामील की गुंजाइश नहीं है, अगर वो लग रहा है तामील कराई तब तक क्या हो जाएगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर क्या कर सकता है, एक पक्षीय आदेश पारित करके दे सकता है, एक पक्षीय आदेश दे सकता है। अब ये आदेश कितने दिन तक चलेगा, ये आदेश 2 मंथ तक चलेगा, 2 माह तक ये ऑर्डर चलेगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट का। अगर इसे राज्य सरकार बढ़ाना चाहे तो कितने दिन तक बढ़ा सकती है, 6 माह तक, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये पूरा क्लॉज ये कह रहा है कि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा सशक्त कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि कोई अर्जेंट केस आया है, इस पे ऑर्डर तुरंत देना चाहिए, इसका शीघ्र निवारण जरूरी है, तो क्या कर सकेगा, ऑर्डर दे देगा। ठीक है, कि व्यवस्था बनाई जाए जिससे क्षोभ, बाधा, क्षोभ, क्षति निवारण हो सके, उसका निवारण किया जा सके। और आगे कह रहा है कि अगर उसे न्यायालय को ये भी लग रहा है कि तामील कराई तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो क्या करेगा, एक पक्षीय ऑर्डर दे देगा। और ये ऑर्डर कितने दिन तक चलेगा, ये ऑर्डर 2 माह तक चलेगा, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट का है। और अगर सरकार को लगता है कि नहीं नहीं ये ऑर्डर और टाइम तक बढ़ाना चाहिए, तो कितने टाइम तक बढ़ा सकते हैं, 6 माह तक। बस इतना ही है इसमें। अब आ जाते हैं 145। 145 भूमि या जल से संबंधित विवाद के बारे में बता रहा है। कोई भूमि और जल से संबंधित विवाद, जैसे जहाँ भूमि या जल से संबंधित विवादों से परशांति भंग होना संभाव्य है वहाँ प्रक्रिया। अगर न्यायालय को लग रहा है कि भूमि या जल से कोई संबंधित विवाद है तो वहाँ पे प्रक्रिया बता रहा है। तो ये कह रहा है, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उसे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या इंतला से यह समाधान हो जाता है कि किसी स्थानीय अधिकार के अंदर किसी भूमि या जल से सीमाओं के संबंध में विवाद विद्यमान है। ठीक है, उसे लग रहा है कोई विवाद हो सकता है, वह विवाद के पक्षकार को आदेश दे सकेगा कि वह अपने क्या करे, अपने अपने कब्जे के बारे में लिखित कथन न्यायालय में पेश करे। ठीक है, अपने अपने जो कथन है उसके सामने पेश करे लिखकर। अपने अपने कथन लिखकर पेश करे। और मजिस्ट्रेट सूचना से 2 माह पहले कब्जे वाले व्यक्ति की स्थिति ध्यान रखे कि 2 माह पहले किसका कब्जा था इस प्रॉपर्टी पर। और आदेश की तामील कैसे की जाएगी, सम्मन की तामील होती है वैसे की जाएगी। तो इसमें सिर्फ इतना कह रहा है। 145 में इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें ना ये काफ़ी बड़ा सेक्शन है और कन्फ्यूजिंग भी है। तो ये कह रहा है, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भूमि या जल या सीमा से संबंधित विवाद की सूचना मिलती है तो वह विवाद के पक्षकारों को आदेश दे सकता है कि वो स्वयं क्या करें, अपने लीडर के माध्यम से उपस्थित होकर अपने कब्जे के बारे में या दावे के बारे में लिखित कथन दें उसके सामने, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, और ये भी न्यायालय देखेगा इसमें 2 महीने पहले कब्जा किसका था, ये भी ध्यान रखेगा। और इसकी सम्मन की ऐसे आदेश की तामील वैसे होगी जैसे सम्मन आदेश की होती है, सम्मन की होती है। ये बड़े बड़े सेक्शन है पर इतना इसमें कुछ है नहीं। अब आ जाते हैं 146। ये कह रहा है, विवाद की विषय वस्तु की कुर्की करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। ये कह रहा है कि ये धारा 145 के अधीन कब्जे का समाधान नहीं हो पाता है। जब 145 में उन्होंने बुलाया था कि अपना अपना दावा करो और कब्जे बताओ, तो न्यायालय कह रहा है कि वहाँ कोई समाधान नहीं हो सकता है। अब वहाँ उस प्रॉपर्टी कोई समाधान नहीं हो पाता, तो न्यायालय क्या करेगा, मजिस्ट्रेट विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करा देगा, कुर्की करा देगा। जब उसका समाधान ही नहीं हो पा रहा 145 में दी गई जल या भूमि है तो क्या करेगा, उसका वो कुर्की करा देगा या फिर रिसीवर नियुक्त कर सकता है। जब उसका निवारण ही नहीं हो रहा तो क्या करेगा, रिसीवर नियुक्त कर देगा। तो ये कह रहा है 146 ने बता दिया कि यह धारा 145 के अधीन कब्जे का समाधान नहीं हो पाता है तो मजिस्ट्रेट विवाद की विषय वस्तु को कुर्क कर सकता है तथा रिसीवर नियुक्त कर सकता है।
अब आ जाते हैं हम 147 पर। 147 कह रहा है भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंधित विवाद। यहाँ अब वहाँ कब्जे से संबंधित था या उपयोग से संबंधित विवाद है। तो कह रहा है जब, एक मिनट, तो ये सेक्शन कह रहा है जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्य इत्तला से समाधान हो जाता है कि स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भूमि या जल के उपयोग किसी अविकथित अधिकार के बारे में, चाहे ऐसे अधिकार का दावा शुकाचार के रूप में किया गया हो या अन्यथा विवाद वर्तमान या जिससे परेशानी भंग होनी संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधार के कथन करते हुए और विवाद से संबंधित पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश दे सकेगा कि वे निर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हों और अपने अपने दावों का लिखित कथन करें। तो ये कह रहा है 147 में कि यदि किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट पर या अन्यथा उसे समाधान हो जाता है, कोई खबर मिली है उससे कि भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंधित विवाद है या विवाद होने की संभावना है, तो वो क्या करेगा, पक्षकार को आदेश दे सकता है कि नियत दिनांक पर स्वयं या प्लीडर द्वारा हाजिर हों तथा अपने अपने दावों का लिखित में कथन करें। क्या करेगा, तो क्या करेगा, अपने अपने दावों के बारे में बताएं। ठीक है, दोनों पक्षों को सुनेगा, फिर कह रहा है लिखित कथन करेगा और फिर वो जो होगा और फिर आगे की कार्रवाई करेगा। तो ये कह रहा है 147 यदि किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लिखित रिपोर्ट पर या अन्यथा समाधान हो जाता है कि कोई भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंधित विवाद की संभावना है, तो वह क्या करेगा, पक्षकारों को आदेश दे सकता है कि दोनों पार्टी उपस्थित हों, प्लीडर के द्वारा उपस्थित हो स्वयं कि और नियत दिनांक पर स्वयं या प्लीडर द्वारा हाजिर हों तथा अपने अपने दावे का लिखित में पेश करें, जो उनके दावे हैं और किसका कौन सा दावा है, तो क्या करेगा, उसके सामने उपस्थित हो और कथन पेश करें। फिर उसके आगे वो आगे की कार्रवाई करेगा न्यायालय। अब आ जाते हैं हम 148। 148 ये कह रहा है स्थानीय जांच। अब ये कह रहा है कि धारा 145 में, 146 में, 147 में अगर लग रहा है न्यायालय को स्थानीय जांच करा देनी चाहिए, तो न्यायालय को लग रहा है कि नहीं इसमें तो ज़्यादा कोई क्लियरिटी नहीं आ रही है, इसकी स्थानीय जांच करानी चाहिए, तो न्यायालय क्या करा सकता है, वहाँ की स्थानीय जांच करा सकता है। बस ये कह रहा है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अब आगे का हम करते हैं। अब चैप्टर 11 आ गया है, इसे आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।